हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ईवीएस की क्लास। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने, वो एनसीईआरटी बेस्ड है और साथ में हम करा रहे हैं ईवीएस की पेडागोजी भी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ कर रहे हैं हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी। देख लेते हैं 1 में क्या है। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उस राज्य का नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है झारखंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है हमारा उत्तराखंड में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 में देख लेते हैं क्या दिया है। उस मादक द्रव्य पदार्थ की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से 3 जो है मादक नशीले पदार्थ हैं और जो एक है वो नशीला पदार्थ नहीं है, उसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं, बताना है हमें राइट आंसर। पहला है एलएसडी। एलएसडी जो होता है क्या होता है, एलएसडी एक नशीला पदार्थ होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हशीश, भांग, ये भी एक नशीला पदार्थ है। और कैनाबिस, ये भी एक नशीला पदार्थ है, ये भी भांग से ही बनाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है पेनिसिलिन, ये क्या है, पेनिसिलिन होता है एक एंटीबायोटिक और ये बनाया जाता है किसके लिए, ये बनाया जाता है कान की दवाई के लिए। कान में अगर कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए होता है, तो ये एंटीबायोटिक होता है। और चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 में देख लेते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम बताना है। पर्यावरणवादी का नाम बताना है, कौन है जिसको जल पुरुष भी कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। जादव पयांग, ये नहीं है। राजेंद्र सिंह, मेधा पाटेकर। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है आविद श्रुति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का जल पुरुष। और इन्होंने क्या किया था 1975 में, इन्होंने 1975 में एक योजना शुरू की थी, उसका नाम क्या था, उसको बोलते हैं तरुण भारत संघ करके एक इन्होंने योजना चलाई थी। तरुण भारत संघ के नाम से शुरू की थी। और ये किसके विषय में शुरू की गई थी, ये शुरू की थी इन्होंने नदियों के लिए, जो नदियाँ सूख गई थी राजस्थान के अलवर से राजस्थान के अलवर और उसके आसपास, तो उसके लिए इन्होंने तरुण भारत संघ की योजना चलाई थी। और इसमें उन्होंने क्या किया था, जो 7 नदियाँ थी वहाँ पर सूखी हुई, उनका पुनर्निर्माण का कार्य इन्होंने किया था। इन नदियों का नाम भी जान लेते हैं यहाँ पर। अरवरी, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबा, रूप, रेला और महेश्वरा। इन नदियों के लिए इन्होंने क्या किया था, इनमें जो पानी सूख गया था इनका इन्होंने फिर से हरा भरा कर दिया और इन्होंने इसकी खुदाई करके यहाँ पर जल संरक्षण किया था। तभी से इनका नाम पड़ गया था भारत का जल पुरुष और इन्हें ये उपाधि मिल गई थी। इन्होंने 1975 में ये शुरू किया था, आपको ये याद रखना है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी। और किसने की थी, राजेंद्र सिंह ने की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। आपने देखा होगा कश्मीर की जो लेक होती हैं उनमें क्या चलता है, वहाँ पर एक हाउस बोट चलाए जाते हैं और उन पर क्या होता है, उनकी चौखटों पर डिज़ाइन बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह के करके बना होता है डिज़ाइन। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, देवबंद, मेहराव, मुकराना या खत्मबंद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, खत्मबंद बोलते हैं इसको। और ये देखने में ऐसी लगती है कि एक पहेली है, पजल है, ये खत्मबंद होता है। चलिए आते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ज़रूर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते हैं क्या दिया है। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है, तो हमें तीसरे पोषण स्तर पर कौन होता है हमें ये बताना है पारिस्थितिकी वातावरणीय पिरामिड में। तो पिरामिड का चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शंस देखते हैं, अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है ऊर्जा का, वह कैसा होता है, सीधा होता है।
और सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर, फिर होता है द्वितीय स्तर, फिर तृतीय और फिर होता है चतुर्थ स्तर। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाते हैं, यहाँ उत्पादक हो जाते हैं। उत्पादक में कौन आते हैं, उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, घास आदि। और द्वितीय स्तर पर कौन आता है, द्वितीय स्तर पर आते हैं शाकाहारी, जो इन पेड़ पौधों और घास को खाते हैं, जैसे टिड्डी हो गए, खरगोश हो गए। और फिर तृतीय स्तर आता है, उस पर कौन आते हैं, मांसाहारी, जो द्वितीय स्तर के शाकाहारी होते हैं उनको ये मांसाहारी खाते हैं, तृतीय स्तर वाले। और यहाँ पर पूछा जा रहा है तृतीय पोषण स्तर पर कौन होता है, तो यहाँ पर कौन होता है, मांसाहारी होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। अगर आपको ये डीपली पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको डीपली भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको EVS के कुछ टॉपिक डीपली पढ़ने हैं तो मैं उनको डीपली ही करा दूँगी, डिटेल में। मैंने कुछ टॉपिक कराए भी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो EVS वाली क्लास है मेरी CTET की, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरेगा। तो हमें ये बताना है किन छोटे बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। और दिल्ली से जा रहे हैं मुंबई, तो उसके लिए हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बना लेना है थोड़ा सा इंडिया का मैप। पूरा मैप तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बना कर दिखा रही हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा मैप का यहाँ पर बना रही हूँ, जो जितनी हमें ज़रूरत है उतना। तो यहाँ पर कहीं क्या होता है, यहाँ होता है दिल्ली। बात हो रही है क्या कि वह जा रहा है दिल्ली से कहाँ, वह दिल्ली से जा रहा है मुंबई। तो ये मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ से जा रहा है वो मुंबई के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा, किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा, उसको गुजरात से भी गुजरना पड़ेगा। गुजरात कहीं यहाँ आ जाता है, यहाँ बीच में राजस्थान भी आ जाएगा। तो वह कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा, राजस्थान, गुजरात, और बीच में क्या आएगा, मुंबई से पहले क्या आ जाएगा, मुंबई से पहले महाराष्ट्र भी आ जाएगा। तो तीनों राज्य से गुजरेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए मैंने आपको मैप बनाकर दिखा दिया है। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर भी आपको मार्कर के द्वारा करा सकती हूँ। चलिएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। मनाली से है एक लड़की चमेली, उसके बारे में बात हो रही है। तो मनाली के घर कैसे होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। प्रवाल, बांस के खंभों से बने घर। प्रवाल और बांस के खंभों पर बने घर कहाँ होते हैं, ये होते हैं कहाँ, असम राज्य में होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। बी में देख लेते हैं, खपरेल और मिट्टी के घर। खपरेल और मिट्टी के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं राजस्थान में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, पत्थर या लकड़ी के बने घर। ऑप्शन डी, बहुमंजिला घर। बहुमंजिला घर ये कहाँ होते हैं, जहाँ धरातल समतल भाग होता है वहाँ पर। और बात हो रही है मनाली की, तो मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर और लकड़ी के बने घर। और इनकी छत कैसी होती हैं, इनकी छत होती हैं ढलवा, जिससे कि इनके ऊपर बर्फ़ वहाँ अक्सर गिरती रहती है, तो बर्फ़ ना जमा हो इसलिए वहाँ पर ढलवा छतें बनाई जाती हैं। तो वहाँ के घर कैसे होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। 8 में देख लेते हैं क्या है। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो गेहूं से कौन से खाद्य पदार्थ नहीं बनाए जाते वो देखना है। उत्पम, डोसा, चपाती, केक, हलवा पूरी, स्लाइस ब्रेड और पुआ। स्लाइस ब्रेड और पुआ गेहूं से बनाया जाता है, ये कट हो जाएगा। हलवा और पूरी, यहाँ पर पूरी और हलवा भी बनाया जाता है गेहूं के आटे से कहीं कहीं। चपातियाँ और केक भी बना लेते हैं गेहूं के आटे से। जो गेहूं के आटे से चीज़ नहीं बनती है वो हो जाती है यहाँ पर उत्पम और डोसा। ये किस चीज़ से बनाया जाता है, ये दाल से बनाया जाता है। एक उड़द की दाल होती है और एक होता है क्या, चावल का आटा। ये दो चीज़ों का यूज करके इनको बनाया जाता है, डोसा और उत्पम को। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। जो गेहूं से नहीं बनते हैं वो है उत्पम और डोसा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि कौन सा कथन आहारी रेशों के बारे में सत्य नहीं है। तो नहीं वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। हमारे शरीर को पोषण देता है, तो पोषण तो ये नहीं देता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। रुक्षांश भी कहा जाता है, इन्हें रफेज भी बोला जाता है, ये बात सही है। हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, ये बात भी एकदम सही है। अपचित भोजन जो रह जाता है, पेट में पचता नहीं है, तो वो रफेज जो होते हैं उसके सहारे मल के रूप में बाहर शरीर से निकल जाता है।
मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ, रफीज जो होते हैं पौधों द्वारा ही मिलते हैं। रसीले फल जैसे संतरा हो गया या सब्जी ऐसी हो गई जिसमें रेशे होते हैं वो। चलिए यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है आहारी रेशे की, तो इनका कोई रोल हमारे शरीर में पोषण देने के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये शरीर को पोषण नहीं देते हैं और हमें निगेटिव पॉइंट ही देखना था यहाँ पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। खेजड़ली नाम उस गांव को क्यों मिला था ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्वजों से, वहाँ के निवास करने वाले बच्चों से, उगने वाले वृक्षों से या पंचायत के सदस्यों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर उगने वाले वृक्षों से। खेजड़ली नाम उस गांव को इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पर क्या होते थे, खेजड़ली नामक वृक्ष उगते थे, पौधे उगते थे, तो इसलिए वहाँ पर खेजड़ली नामक गांव का नाम पड़ गया। और ये इसलिए भी प्रसिद्ध है अमृता की कहानी। आपने अगर नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो NCERT वाली बुक से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वहाँ एक राजा होता है और वो क्या करता है, 300 वर्ष पूर्व की बात है ये। एक राजा होता है और वो क्या करता है, उसको अपना क्या बनाना होता है, उसको अपना एक महल बनाना होता है बहुत सुंदर सा, जिसके लिए वे क्या चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है लकड़ियाँ। तो वह क्या करता है, वह अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है और बोलता है कि जाइएगा और पेड़ से लकड़ियाँ काट कर जंगल से लेके आनी है। तो वहाँ पर ये वृक्ष खूब मात्रा में उगते हैं, ये बहुत छाया देते हैं। राजस्थान की बात हो रही है ये, वहाँ पर बहुत छाया के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें इसकी दवाई, इसके जो तना होता है पेड़ का, उसको कीड़ा वड़ा भी नहीं लगता है। तो इसलिए वहाँ के लोग इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और देखभाल भी करते थे। पर राजा के सिपाहियों ने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक लेडी होती हैं अमृता, वो क्या करती हैं, वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती हैं और पेड़ों का ध्यान रखती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने देखा कि सिपाही जो है पेड़ों को काट रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो पेड़ के तने को लिपट कर खड़ी हो गई। उन्होंने जो पेड़ का तना था उसको कस के जकड़ लिया और नहीं छोड़ा। राजा के सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी से उसके पैरों पर वार कर दिया और उसके पैरों से खून निकलने लगा। चोट लगा देखकर क्या हुआ, जो अमृता की बेटियां थी 3, वो भी भाग कर आ गई और साथ में गांव के और लोग भी आ गए। वहाँ पर लगभग 200 से 300 लोगों ने क्या किया, वो पेड़ों को ऐसे ही लिपट कर खड़े हो गए और सैनिकों ने उन सबको मार डाला। लकड़ियाँ काटने के चक्कर में उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों की जान ले ली। जैसे ही ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा यह सुनकर सकते में आ गए कि पेड़ों के लिए भी क्या मनुष्य अपनी जान दे सकते हैं। उन्हें यकीन नहीं हुआ और वह स्वयं वहाँ पर आए और उन्होंने देखा। इतना निस्वार्थ प्रेम, जो प्रेम था पेड़ों के लिए, उन्होंने पहली बार देखा और वो उससे क्या हो गए, बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा और यहाँ के ना जानवरों का कोई शिकार किया जाएगा। तब से बिश्नोई समाज के लोग जो हैं वहाँ पर क्या करते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और इसी कहानी की वजह से, इसी स्टोरी की वजह से क्या हुआ, उस गांव में जो था खेजड़ली नामक वृक्ष लगाए गए और उस गांव का नाम खेजड़ली रखा गया, जो अब तक प्रचलित है। और ये कहानी आपको NCERT की बुक में मिल जाएगी। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चंस को कराते कराते मैं ज़्यादा डीपली चली गई हूँ। चलिए आते हैं 11 पर। 11 में देख लेते हैं, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। हमें बताना है वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ होता है। वर्षा के जल का भंडारण सतही और अधोसतही जल भ्रत में होता है, या वर्षा के जल को छतों के ऊपर तथा पार्कों से बहे जाने दिया जाता है कि पानी को बह जाने दें, ये जल संरक्षण है। ये तो बिल्कुल जल संरक्षण नहीं है, ये तो जल की बर्बादी हो गई। सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना, अगर पानी में मिट्टी है और गंदगी है उसको हटाना, ये जल संरक्षण है। जल संग्रहण है, सतही वर्षा जल से लवण हटाना, ये जल संग्रहण है। तो ये संग्रहण नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि वर्षा के जल का क्या होता है, सतही भंडारण होता है। अर्थात क्या किया जाता है, टैंकों में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है या तालाब बनाकर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। और अधो सतही होता है, मतलब कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर क्या कर लिया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, वर्षा के जल को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। कक्षा 3 की एक EVS शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए उसे क्या करना है, संप्रेषण करना है, अर्थात यात्रा करनी है कहीं की।
को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। उसे यात्रा के बारे में पढ़ाना है और उसको वो चाहती है कि उसमें रचनात्मक पद्धति का यूज किया जाए। तो वह क्या करना चाहती है, उसको उसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी, किसी नज़दीकी डाकघर पर ले जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, या श्याम पट पर एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भ्रमण की बात हो रही है, यात्रा की बात हो रही है, तो वो क्या करेगी, नज़दीकी डाकघर में जाएगी, क्षेत्र भ्रमण करेगी, और ये जो है ज़्यादा रचनात्मक कार्य हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर जाएंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे और देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जाएंगे डाकघर में, देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे रहता है यहाँ का सिस्टम। तो बच्चे देखकर ज़्यादा सीख जाएंगे, तो ये रचनात्मक कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लोक कथाएँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो लोक कथाएँ होती हैं, जो पुराने से चली आ रही कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, वो एक क्या होती हैं, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं। तो कौन से कथन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब लोक कथाएं सुनते हैं तो वो इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं और उन चीज़ों का क्या करने लगते हैं, काल्पनिक चित्रण करने लगते हैं। जैसे उनके दादा बताते हैं कि यहाँ पर एक अब से बहुत टाइम पहले क्या था, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वो बहुत घना था, बहुत ज़्यादा छाया देता था। तो बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन करने लगेंगे, उस चीज़ को सोचने लगेंगे कि हाँ वाकई कितना घना पेड़ होगा, कैसा होगा, कैसे उसकी छाया होती होगी। तो बच्चे कल्पना का विकास करते हैं, बच्चों की कल्पना का विकास होता है। ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। बी में देख लेते हैं। लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी, परिवेश से जोड़ती हैं। बच्चों को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ आसपास क्या क्या चीज़ें थीं, क्या नहीं थी, तो वो उससे जुड़ जाते हैं। लोक कथाएं बच्चे को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। यहाँ पर कोई नैतिक संदेश की बात नहीं हो रही है, ये इसकी कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। डी में देख लेते हैं। डी में दिया है लोक कथाएं बच्चे में रुचि का विकास करती हैं। तो यहाँ पर ये बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पर पूछा गया है संसाधन के रूप में कैसे काम करती हैं, वो पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर देख लेते, एक ऑप्शन और बचा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई, उसको देख लेते हैं। ई में दिया है लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। तो जो सी और डी पॉइंट है वो इसी में आ जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए उनको अलग से नहीं किया जाएगा, इसी को सुटेबल माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 पॉइंट किसी में भी नहीं दिए हैं, केवल हमें 3 ही सेलेक्ट करने हैं। तो जो सबसे सुटेबल यहाँ पर बैठ जाते हैं, लोक कथाएं कल्पना का विकास करते हैं, ए सही हो जाएगा। और लोक कथाएं बच्चों को परिवेश से जोड़ती हैं, बी भी सही हो जाएगा। और लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं, तो ई भी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर है यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 में दिया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या करता है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन शिक्षण करा रहे हैं तो उसके दौरान आप क्या करते हैं, कोई सामूहिक क्रियाकलाप देते हैं, मतलब बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो वह क्या करता है ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हैं। असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक है, अर्थात कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई कम गति से सीखता है, किसी बच्चे को ज़्यादा रुचि होती है, किसी को कम होती है। पर जब समूह में काम करते हैं तो बच्चे बराबर मात्रा में काम करना चाहते हैं। एक दूसरे को देखकर बच्चे क्या करते हैं, बराबरी की भागीदारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। बी में देख लेते हैं शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन की बात नहीं हो रही है, सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। जी नहीं, बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं लानी है, उनमें कोई कंपटीशन नहीं करवाना है कि एक बच्चा ज़्यादा आगे निकल जाए, एक पीछे रह जाए। कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, अनुसरण करते हैं। विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक है। तो यहाँ पर किसी भी विस्तृत कौशल की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। असमान जो शिक्षार्थी होते हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है, अर्थात उनको समूह में कार्य दिया जा रहा है, तो वो इजीली सीख पाएंगे। जो बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं, अकेले अकेले काम नहीं करना चाहते हैं, तो समूह में उन्हें काम करने में इंटरेस्ट आएगा, उनकी रुचि बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 15। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पानी में पत्थर जो है पानी में डूब जाता है और कागज़ नहीं डूबता है। कृष्णन को क्या करना चाहिए, जो उसका टीचर है उसको क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं। ठोस अवधारणा के बारे में समझाए बच्चे को, और ऑप्शन बी देखते हैं। बी में दिया है पत्थर भारी है और कागज़ हल्का है, इसकी व्याख्या करें। ये बात किसी हद तक सही हो सकती है, पूर्णतः सही नहीं है। अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और यह चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनिल से कहेंगे कि पत्थर और कागज़ की तुलना करे और उत्तर ढूंढे, तो उत्तर नहीं ढूंढ सकता है। अगर उत्तर उसको पता होता तो वो यह क्वेश्चन पूछता ही नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर बैठता है वो बैठता है सी। उसको पता लगाने के लिए कहेंगे कि देखिए ऐसा क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी तैर जाती हैं, और जैसे ही वो नेक्स्ट कक्षा में आएगा तो उसके बारे में बड़ी डीपली पढ़ पाएगा, डीपली उसको पढ़ाया जाएगा बड़ी कक्षाओं में आने के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस से सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बना रही है। वह चाह रही है कि वह पेयजल के बारे में अपने आसपास से जाने और उसके बारे में एक योजना बना रही है। तो शिक्षिका क्या प्रयास कर रही है, ऑप्शंस देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह रही है, ऐसा नहीं है। सामाजिक पहलुओं के पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने के लिए कह रही है, ये बात यहाँ सही हो जाएगी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी में दिया है छात्रों की सहायता करने की, जिससे कि वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी भी बचा हुआ है, उसमें क्या कह रहे हैं। डी में बात हो रही है अध्याय को पढ़ाने के समय स्वयं के बोझ को कम करना चाहती है। वह चाह रही है कि उन्हें योजना बना करके उन्हें बाहर भेज दिया जाए तो उसका बोझ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करना चाह रही है, अर्थात जो समाज के पहलू हैं और पर्यावरण के जो कारक हैं वो उनको एकीकृत करना चाह रही है, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तानी ने एक कहानी पढ़ी है जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है और वो एक ऊंचे पेड़ पर लगा है। आलू बुखारा इतना ऊंचा है कि उस तक वह लोमड़ी नहीं पहुंच पा रही है, और जब वह उसको नहीं खा पाती है तो क्या कहती है कि आलू बुखारा जो है खट्टा है, और यह कहकर वह चली जाती है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा नहीं देखा है, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जान गई है कि आलू बुखारा क्या है। आलू बुखारा जो होता है एक फल होता है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम की पुष्टि करती है। तो हमें ये बताना है कि ये घटना किस अधिगम की पुष्टि कर रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चे इंद्रियगत अनुभवों से सीखते हैं। यहाँ पर इंद्रियगत अनुभव नहीं हो रहा है, उसने केवल वो चीज़ें पढ़ी हैं, उसने उसको देखा नहीं है, तो यहाँ पर इंद्रियगत अनुभव उसको नहीं मिला है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। बच्चे अनुमान लगा कर सीखते हैं। अनुमान लगाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ज्ञान की संरचना से नहीं सीखते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बच्चे जो हैं संदर्भ से सीखते हैं। संदर्भ का अर्थ क्या होता है? संदर्भ का अर्थ होता है विषय, अर्थात मैंने आपको आम के विषय में बताया, आम के बारे में पढ़ाया कि आम गर्मियों में आता है, जून जुलाई में आता है, तो आप समझ जाएंगे कि आम जून जुलाई में आता है और एक फल होता है, येलो कलर का होता है, रसीला होता है, और एक हाथ में जैसे गेंद होती है छोटी क्रिकेट की बॉल, उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो आप जो है अगर कभी आम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टीचर ने मुझे उसके विषय में बताया था, उसके संदर्भ में बताया था, तो कि ये आम होता है। वही बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में की जा रही है। तानी को उसके संदर्भ में पता लग गया है, भले उसने फल नहीं देखा है पर फिर भी वह उसके बारे में जान गई है। तो यहाँ पर बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास होती है कंप्लीट। बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईवीएस के टॉपिक एनसीईआरटी वाले जो टॉपिक्स हैं जो पेपर में एग्ज़ाम में बार बार आते हैं सीटेट के, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को डीपली भी आपको करा सकती हूँ, उन टॉपिक को मैं डीपली आपको समझा सकती हूँ यहाँ पर।
तो अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं उनको डीपली कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। थैंक यू।